आज हम पढ़ेंगे इसमें प्रतिरोध। आज हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोध। अब देखिए प्रतिरोध क्या है, इसको साधारण भाषा में पहले समझते हैं कि वह व्यक्ति या समूह जो समाज के नियमों एवं कानूनों के विपरीत जाकर विरोध करता है। विपरीत जाकर विरोध करता है, इससे हम प्रतिरोध या प्रतिरोधी व प्रतिरोधी कहलाता है। क्या इसको सरल भाषा में समझते हैं। आप तक ने अभी तक साइंस में पढ़ा होगा प्रतिरोध के बारे में, लेकिन ये उससे अलग है। अब बिल्कुल अलग भी नहीं कर सकते हैं। वहाँ भी प्रतिरोध ये था कि बाधा पहुंचाता था, यहाँ भी प्रतिरोध है कि बाधा पहुंचाता है, लेकिन दोनों का सेंस अलग अलग है, दोनों अलग अलग क्षेत्र में है। यहाँ जो प्रतिरोध हम पढ़ रहे हैं वह है कोई व्यक्ति हो या समूह, वो व्यक्ति भी हो सकता है और व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, जो समाज का बना हुआ नियम है या समाज ने नियम बनाया है या फिर देश में कोई ऐसा नियम बना है या कानून बना है, उसका जाकर के विरोध करता है, तो वह प्रतिरोध करता है। और वह समूह या व्यक्ति वह प्रतिरोधी कहलाता है। किसके? समाज हो या देश हो। इसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश में NRC CA के विरोध में बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। वो देश के द्वारा बनाया कानून था, लेकिन कुछ समूह या व्यक्ति उसका विरोध कर रहे हैं। तो वह उस कानून का विरोध कर रहे हैं, मतलब देश कानून का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए वह समूह या संगठन जो है यहाँ इसके अनुसार प्रतिरोधी व्यक्ति या समूह कहलाएगा। अब प्रतिरोध के प्रकार, तो प्रतिरोध समझ गए कि जो भी नियम कानून का समाज का हो या देश का हो बना हुआ है, लोग पालन करते हैं, लेकिन उसका कुछ समूह या व्यक्ति विरोध करते हैं, तो वह प्रतिरोध हुआ, व्यक्ति या समूह प्रतिरोधी कहलाएगा। अब हम जानते हैं प्रतिरोध के प्रकार। तो प्रतिरोध के देखिए मुख्यतः प्रकार तो 5 ही है, लेकिन कहने को बहुत ज्यादा प्रकार है, लेकिन हम यहाँ पर प्रतिरोध के मुख्य 5 प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रतिरोध का प्रकार जो है वह राज्य के है। देखिए यहाँ राज्य कहने का मतलब देश है। आप लोग नागरिक शास्त्र में पढ़े होंगे या भारत का प्रस्तावना जानते होंगे, तो वहाँ देश शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। यह राज्य का मतलब है देश। तो राज्य के स्तर पर प्रतिरोध कैसे होता है, उसका हम कुछ देर पहले एग्जाम्पल दिए थे, फिर हम उसी उधर ही आते हैं कि देश का कोई कानून बना हुआ है या कानून बनाया गया है देश के लिए, जो कि सभी लोगों के लिए मानना अनिवार्य है, लेकिन उसमें से कुछ समूह या व्यक्ति उस कानून का विरोध करता है।
और उससे मानने से वह इनकार कर देता है या वह उस कानून को हटाने के लिए राज्य के प्रति विरोध प्रदर्शन करता है। तो यह राज्य का के आधार पर प्रतिरोध होता है। राज्य के आधार पर प्रतिरोध में मुख्यतः जो है कानून व्यवस्था की बात आती है, कुछ नियमों की बात आती है और कुछ संसाधनों के बंटवारे की भी बात आती है कि अगर जो राज्य का हिस्सा होना चाहिए प्रत्येक नागरिक का संसाधन का, अगर संसाधन का बंटवारा जो है वह समुचित तरीके से नहीं हो, बराबरी का नहीं हो, किसी कोई ज़्यादा लाभान्वित हो और कोई लाभान्वित हो ही नहीं, उस अनुसार पर लाभान्वित नहीं होने वाले समूह या व्यक्ति उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो यह पर विरोध जो है वह राज्य के आधार पर प्रतिरोध कहलाता है। इसके अलावा राज्य का जो प्रतिरोध के कारण होते हैं वह और भी हो सकते हैं, जैसे कि क्षेत्र, किसी राज्य का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कहीं पर हम ज़्यादा संसाधन का आवंटन कर दिए और कहीं पर आवंटन कम कर दिए, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो क्षेत्र लाभान्वित नहीं होता है उस क्षेत्र के लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, सरकार के विरोध में जाएंगे, राज्य के विरोध में जाएंगे और जो वह प्रतिरोध होगा वह राज्य के विरुद्ध प्रतिरोध कहलाएगा। तो ये था पहला प्रतिरोध का प्रकार, राज्य के आधार पर। दूसरा आते हैं हम क्षेत्र के आधार पर। देखिए यहाँ अब क्षेत्र कहने का मतलब बदल गया। हम अपने पढ़ते कि राज्य जो है वह देश, लोग जानते हैं देश का शासन पढ़े थे, और यहाँ क्षेत्र जो हो जाएगा, राज्य के अंदर जो क्षेत्र होता है मतलब देश के अंदर क्षेत्र, उसको कहा गया है साधारण भाषा में राज्य। जैसे कि भारत बहुत सारे राज्यों के अंदर शासित प्रदेशों से मिलकर बना है, तो कैसे होता है क्षेत्र के आधार पर। जैसे हमारा देश बहुत सारे क्षेत्रों में विभाजित है, बहुत सारे राज्यों में विभाजित है। अब जो देश की सरकार है मतलब केंद्रीय सत्ता है वो सारे देश का शासन देखती है, इसके अलावा क्षेत्र के आधार पर भी शासन होता है, लेकिन केंद्र या जो केंद्रीय सत्ता है वह किसी क्षेत्र विशेष को ज़्यादा सुविधा दे, मतलब किसी राज्य को वह ज़्यादा सुविधा दे और किसी को वह सुविधा कम दे। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि केंद्र का जो पैसा होता है उसमें सभी राज्य की कुछ न कुछ हिस्सेदारी होती है, तो केंद्र ये करे कि किसी क्षेत्र का जो है हिस्सेदारी बढ़ा दे और किसी का कम कर दे। तो ऐसी स्थिति में जिस क्षेत्र का भी संसाधन को कम किया गया या उससे लाभ से वंचित किया जाएगा या उसके लाभ को कम किया जाएगा, उस क्षेत्र के लोग केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, उसके विरुद्ध प्रदर्शन करेगा, विरोध करेगा। तो वह विरोध जो है क्षेत्र के आधार पर प्रतिरोध कहलाता है। अब आते हैं इसके हम अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है धर्म के आधार पर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश, मतलब हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। यहाँ के सभी नागरिक किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं और उनका प्रचार प्रसार करने के लिए भी वह स्वतंत्र है। राज्य के स्तर से, देश के स्तर से इसमें किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं की जाती। लेकिन अगर ऐसी दखलंदाजी होने लगे, किसी धर्म विशेष के लोगों को सरकार ज़्यादा सहूलियतें दे, ज़्यादा सुविधा दे, ज़्यादा लाभ दे और धर्म के आधार पर
अभी दूसरे किसी धर्म को मानने वाले को कम लाभ दें, उसके अधिकारों से उसे वंचित करें, तो इस स्थिति में जो अपने अधिकारों से, अपने आर्थिक लाभ से वंचित होने वाला धर्म होगा वह विरोध करेगा, और यह विरोध जो है यह प्रतिरोध कहलाएगा धर्म के आधार पर। कि धर्म के आधार पर प्रतिरोध तब कहलाता होता है कि जब हमारे धर्मनिरपेक्ष देश में सत्ता के द्वारा किसी एक धर्म को लाभान्वित किया जाने लगे और दूसरे धर्म को उनके अधिकारों से वंचित किया जाने लगे, तो इस स्थिति में भी धर्म के आधार पर प्रतिरोध शुरू हो जाता है। अब हम आते हैं, इसका अगला प्रकार है जाति के आधार पर। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं। प्रत्येक धर्म में जातियों का बहुत बंटवारा होता है। प्रत्येक धर्म में क्या होता है कि कुछ अपने को कहेंगे कि हम उच्च जाति के हैं और दूसरे को निम्न बताएंगे। ये प्रत्येक धर्म में होता है, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी हो, सभी विभिन्न जातियों में बटी हुई है। अब इस स्थिति में क्या होगा कि सत्ता पक्ष किसी विशेष जाति को ज्यादा सुविधा दे, उसे आरक्षण का लाभ दे दे, या फिर उसे राज्य की तरफ से जाति के नाम पर अनुदान दे। तो इसमें जो वंचित वर्ग होगा, जिसे जाति के कारण लाभ नहीं मिला है, वैसे जाति के लोग सरकार के प्रति विरोध शुरू करेंगे। कौन शुरू करेंगे कि जाति के आधार पर अगर सरकारें किसी खास जाति को लाभान्वित करें तो इसमें वंचित होने वाली जाति जो है वह सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करे, विरोध करे। तो इस स्थिति को जाति के आधार पर प्रतिरोध कहा जाता है। अब हम आते हैं इसके पांचवें प्रकार पर, वह है संस्कृति। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में भिन्न भिन्न संस्कृति पाई जाती है, परंपराएं पाई जाती हैं, रीति रिवाज हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। सब अपने अपने संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं को मानने के लिए स्वतंत्र है। इसमें किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी सत्ता पक्ष से नहीं दी जा सकती और कानूनन ऐसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर सत्ताधीन लोग किसी विशेष संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास करें और दूसरे संस्कृति को वह बढ़ावा देने का कार्य नहीं करें, तो ऐसी स्थिति में जिस संस्कृति का वहाँ ह्रास होने लगेगा, उस संस्कृति को मानने वाले लोग सत्ता के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू करेंगे, विरोध शुरू करेंगे, और ऐसी स्थिति को संस्कृति के आधार पर प्रतिरोध कहा जाता है। ये थे संस्कृति के आधार पर प्रतिरोध। अभी हमने ये 5 प्रकार पढ़े हैं प्रतिरोध के प्रकार। अब हम पढ़ते हैं प्रतिरोध के कारक। प्रतिरोध के कारक, देखिए, प्रतिरोध का सबसे पहला कारण है अलगाववादी। अलगाववाद, आपने अलगाववाद का नाम जरूर सुना होगा। विशेषतर से इस शब्द का चर्चा जो है हमारे जम्मू कश्मीर जो भी केंद्र शासित प्रदेश बना है वहाँ बहुत ज़्यादा किया जाता है अलगाववाद, या नॉर्थ ईस्ट में भी अलगाववाद का चर्चा किया जाता है।
तो अलगाववाद होना प्रतिरोध का सबसे बड़ा कारण माना गया है। अलगाववाद समाज व देश के विरुद्ध प्रतिरोध करते हैं। जो अलगाववादी होते हैं वह क्या करते हैं, देश या समाज के नियम कानून को मानने से इनकार कर देते हैं। वह अपना नियम कानून बनाते हैं और वह देश के विरुद्ध प्रतिरोध करते हैं। यह प्रतिरोध जो है जाति से लेकर संस्कृति, धर्म, क्षेत्र इसी से भी संबंधित हो सकता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो अलगाववाद है वह क्षेत्र को लेकर के है, धर्म को लेकर के भी है। तो इस अनुसार जो यह प्रतिरोध कहलाता है किसी से भी संबंधित हो सकता है और जिसके द्वारा शिक्षा भी प्रभावित होती है। अगर अलगाववाद होगा तो वहाँ की शिक्षा भी इससे प्रभावित हो जाती है। तो ये अलगाववाद जो है प्रतिरोध का सबसे प्रमुख कारण है कि किसी विशेष क्षेत्र में या के लोग देश के विरुद्ध चले जाते हैं, वहाँ के कानून नहीं मानते हैं, वे अपना शासन चाहते हैं और प्रदर्शन करते हैं। इसको कहते हैं अलगाववाद। दूसरा आता है अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक। दूसरा तथा बहुसंख्यक अब देखिए अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक संस्थान भी जो है प्रतिरोध का बहुत बड़ा कारण है। ऐसे संस्थानों में अपने ही समुदाय के व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में अल्पसंख्यक को कानूनन दर्जा प्राप्त है कि कौन अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक है। तो ऐसे संस्थान जो होते हैं वो अपने लोगों को वरीयता देते हैं, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो, आरक्षण से संबंधित हो या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से संबंधित हो। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं जो मिशनरी स्कूल चलते हैं, ईसाई स्कूल चलते हैं, वहाँ प्रवेश में वो अपने समुदाय मतलब ईसाई को वरीयता देते हैं। जब उनसे कुछ सीटें बचती हैं उनके संस्थान में तब दूसरे को वह प्रवेश देते हैं और इससे क्या होता है, शिक्षा भी प्रभावित होती है और उससे दूसरे धर्म को मानने वाले या फिर जो दूसरा कोई अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक समुदाय है उसमें प्रतिरोध की भावना जन्म लेती है, वह विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। तो ऐसे संस्थान भी प्रतिरोध को बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण है, जो कि अपने आप को कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक संस्थान है या जो कहते हैं कि हम बहुसंख्यक संस्थान है। अल्पसंख्यक क्या करेंगे, बहुसंख्यक को नहीं वरीयता देंगे, अपने को अल्पसंख्यकों को वरीयता देंगे और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को नहीं देंगे। तो ये था प्रतिरोध का कारण। अब ये टॉपिक समाप्त हो गया है। अगले क्लास में हम सत्ता की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।